नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पेपर 6 में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में चैप्टर 11 विच इज ए ऑडिट रिपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में हम लोग फोकस करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएँ जो आपकी तैयारी में आपको सहयोग करें। हमारा फोकस जो है वो सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर रहता है। अभी जो करंट सीरीज चल रहा है वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चल रहा है। पुराने जो चैप्टर्स हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्विक वर्ड ऑफ कॉशन, ये जो रिविजन्स हैं ये आपकी रेगुलर स्टडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट दिस विल गिव यू अ होलिस्टिक आइडिया अबाउट द ओवरऑल प्रोसेस एंड कवरेज नीड्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ दिस स्टडी। सो हम एंड टू एंड पूरा जो चैप्टर है आईसीआई के मॉड्यूल स्टडी मटेरियल से ही रिवाइज करवाते हैं, एंड ताकि आपको जो सोर्स ऑफ ट्रुथ है, बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द आईसीआई है, उसको मीट करने में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज द ऑडिट रिपोर्ट। आज हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली व्हाट वी वांट टू कवर। हम इसमें एसए 700 को कवर करेंगे which is your forming an opinion and reporting on financial statement. That's what the so इसके दो पार्ट है, वन फॉर्मिंग एन ओपिनियन और सेकंड है रिपोर्टिंग, राइट। तो इन दोनों एस्पेक्ट को लेके हम आज बात करने वाले हैं कि फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन कैसे करेंगे और अल्टीमेटली रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ओपिनियन हमने फॉर्म कर लिया है, एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन, राइट, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे एंड फाइनली जो की ऑडिट मैटर रहते हैं उसको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो एसए 701 एंड एसए 705 आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑब्वियसली एज विद एनी ऑडिट देयर आर सम एम्फेसिस ऑफ द मैटर। सो उसको हम कैसे डील करेंगे, ईओएम एंड ओम, राइट, विच इज द अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एसए 706। तो ये सारा हम इसमें मोटा मोटा कवरेज आज इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होता है, बेसिकली देयर आर फोर फोल्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे प्राइमरी पर्पस रहता है कि टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में, बट इट मींस टू बी क्वालिफाइड है, एडवर्स है या विद द डिस्क्लेमर है, राइट। की ऑडिट मैटर्स जो है हमारा कैम इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, उसको कम्युनिकेट करना है हमें। अच्छा, प्राइमरी फेसिया, सबसे पहले हमें ओपिनियन बनाना है एंड उसको रिपोर्ट करना है। अच्छा, दूसरा हमने बात किया इसका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की। हमारा अगर कुछ की एक्टिविटी ईओएम और ओम जो है, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ जो है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, की ऑडिट मैटर्स को कैसे कम्युनिकेट करना है, एंड देन ऑब्वियसली इफ देयर आर एनी क्वालिफायर, एडवर्स आर विद द डिस्क्लेमर, हाउ वी हैव टू एक्सप्रेस द एप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये चारों चीजें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर्मिंग ऑफ एन ओपिनियन में हम क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर है, जो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट, इसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। पहला है कि टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई जो किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। अच्छा, दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू ए रिटर्न रिपोर्ट। तो यहाँ पे दो चीज निकल के क्या आई है, पहला एक हमें ओपिनियन फॉर्म करना है, दूसरा हमको एक रिटर्न रिपोर्ट भेजना है। सो ये दोनों चीजें जो है वो हमारा एसएस 700 का कोर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जो हमने ऊपर भी बात किया था। चलिए, अगर हमको ओपिनियन फॉर्म करना है ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, इसको क्या करेंगे, हमें कंक्लूड करना करेगा कि ऑडिटर हैज ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सो ये एक हमारा रीजनेबल एश्योरेंस के ग्राउंड पे हमें कंक्लूड करना होगा कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अच्छा, क्या क्या हमें इसमें कंक्लूजन शेल बी टेकन इनटू अकाउंट,
कि भाई हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट तो नहीं है, राइट। इवोल्यूशंस जो हमने परफॉर्म किए थ्रू द ऑडिट प्रोसीजर्स, उसको हम लोग इसमें कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं ऑडिटर को क्या क्या इवोल्यूशंस करने पड़ेंगे, राइट। कंसिडर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम क्या करेंगे, एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है ना, पॉसिबल बायस तो नहीं है मैनेजमेंट के जजमेंट में। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एवोल्यूट करेंगे जो है रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अगेंस्ट में उन्होंने तैयार किया है नहीं किया है, राइट। एंड मैनेजमेंट के जजमेंट को ऊपर कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में इशू तो नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट कीप ऑन मेकिंग ए नंबर ऑफ जजमेंट्स अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें उसको रीवेरीफाई करना है। इसे 260 जो है 260 रिवाइज्ड, ये डिस्कशन रखता है किसके ऊपर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे, तो इसको भी फोकस करें। इसके इन लाइट ऑफ दिस वी हैव टू टेक ए कॉल। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भाई इन कंसीडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस द ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट। जब हम डेटा को रिव्यू करेंगे, जब हम डिफरेंट चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो मैनेजमेंट का जो जजमेंट है हो सकता है वो बायस हो और हो सकता है ना हो, राइट। तो तभी पता लगेगा जब हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को देखने की शुरुआत करेंगे। अच्छा, और फाइनली व्हाट वी may conclude that the lack of neutrality together with the uncorrected misstatement may cause the financial statement to be materially misstated। ये हमारे लिए एक बड़ा डेंजरस चीज हो जाता है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली टेक केयर करना पड़ेंगे। सिम्टम्स क्या है, राइट। सिम्टम्स क्या है मटेरियल मैनेजमेंट बायस के, पहला कि भाई सिलेक्टिव करेक्शन कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट्स का, जो मैनेजमेंट को बता दिया है उनके नॉलेज में लेके आ गए हैं मगर वो उसको पूरी तरह से एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, सो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा ओवरऑल पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन द मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, जो एस्टीमेट्स कर रहे हैं वो खुद ही बायस है शुरुआत से ही, तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो है एक ओवरऑल बायस की तरफ रुझान जाता है, विच इज SA 540, राइट। ये एड्रेस करता है कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को। यहाँ पे एक बहुत अच्छा नोट दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छी बात कही कि भाई पॉसिबल मैनेजमेंट बायस क्या है कि सिम्टोमेटिक है, इंडिकेटर के बेसिस पे हम असेस करने की कैसे कोशिश करते हैं, बट इट इन इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द मिसस्टेटमेंट फॉर पर्पस ऑफ ड्राइंग द कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, है ना। ये एक इंडिकेटर है मगर अल्टीमेटली इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, however this might affect the auditor's evaluation of the whether the financial statement as a whole are free from the material misstatement, right। तो हो सकता है कि वहां पे कोई गड़बड़ ना हो, ओवरऑल जो इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो फिर भी ठीक हो, मगर वो जो अप्रोच अडॉप्ट किया है मैनेजमेंट ने दैट माइट लीड अस टू द चेंजिंग द ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भाई उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, राइट। हमें एज ए ऑडिटर व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोजेस द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्टेड एंड अप्लाइड। ये दो पार्ट है यहाँ पे, देखिए आप, है ना। पॉलिसी सेलेक्टेड क्या की हुई है और उनको अप्लाई कैसे किया जा रहा है, राइट। तो ये दोनों चीजों को आपको देख के और उसके हिसाब से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द वेरिफिकेशन। अच्छा, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट की हैं, राइट, एंड अप्लाई की हैं, दे आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे फोकस कहाँ पे दोस्तों, कंसिस्टेंट का, किससे, विद द फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए, उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी फ्रेमवर्क को वेरीफाई करेंगे, हो सकता है कि पॉलिसीज सेलेक्ट सही से की हैं और अप्लाई भी ठीक से हो रही हैं, मगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। एक एग्जांपल छोटा सा अगर देखेंगे तो लिपो अप्लाई किया हुआ है मान लीजिए इन्वेंट्री में इंस्टेड ऑफ फिफो एंड WDV, राइट। सो उस सिचुएशन में थोड़ा सा एक तकलीफ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट ने लिए है वो रीजनेबल इन नेचर है। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो इसको कैसे समझेंगे, चार चीजें हैं, रिलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है।
रिलेवेंट मतलब कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से हो, जो एंटिटी के स्कोप का डेटा है वही हो, रिलायबल दैट मीन्स एक्यूरेट हो, उसमें कहीं से कहीं तक कुछ मिसस्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, डेटा जो है सोर्स डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, कंपेरेबल प्रीवियस ईयर का डेटा वर्सेस दिस ईयर का डेटा, प्रीवियस क्वार्टर का डेटा वर्सेस क्वार्टर का डेटा, सो वी शुड बी एबल टू कंपेयर अगेंस्ट द industry benchmarks with respect to the entities its own data, right? अंडरस्टैंडेबल, समझ में आना चाहिए, इन्फ्रेंस आना चाहिए, राइट? सो जनरल एनालिस्ट जो हैं कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेंगे, तो बाहर के जो एनालिस्ट हैं दे शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली। टिपिकली पब्लिक कंपनीज के केस में ये डिस्क्लोज करना होता है, एंड देन बाकी प्राइवेट कंपनीज एंड अदर जो एंटिटीज हैं उनको भी एमसीए को डेटा सबमिट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होना चाहिए। क्यों चाहिए हमें डिस्क्लोजर्स? टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, है ना? तो कई बार ऐसी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका डायरेक्ट नंबर्स में समझ में नहीं आएगा, तो इनेबल द एंड यूजर टू ऑफ द रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द disclosure, so that it will help in terms of the interpretation of the overall data appropriately. अच्छा, terminology used in the financial statement including the title of each financial statement is appropriate, ठीक है? तो इसको हमें ये भी इंश्योर करना है as part of our assurance। ये स्पेसिफिक इवोल्यूशंस कुछ हमने बात किया हुआ है, टोटल कुल मिला के 6 आइटम है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो, जिसको आपको यहाँ पे लेके आना है। अच्छा, ओपिनियन दो तरह का हो सकता है, जब आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो दो तरह का ओपिनियन हो सकता है, एक अनमोडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, दूसरा मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, राइट? अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या कहता है? अनमोडिफाइड ओपिनियन कहता है कि भाई द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस इन अनमोडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स, क्या कंक्लूड किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है उसको, और सारे मटेरियल एस्पेक्ट में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अगेंस्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया गया है। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में क्या होगा? इसके कंट्रास्ट में होगा मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होगा दोस्तों? इसमें सबसे पहला ये है कि भाई कंक्लूड करेगा ऑडिटर क्या, कि जो ऑडिट डिविडेंड्स हमको मिले हैं उसमें हमको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ घपला हो, राइट? सो उस घपले को हम कैसे देखेंगे, ये हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छा, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि इट इनेबल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। कि भाई हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, वी वर अनेबल टू ऑब्टेन दोस एविडेंसेस। तो अब कंक्लूड करना, पहले में क्या कहा कि भाई हमारे पास ऑडिट एविडेंस ऐसे है कि उसके बेसिस हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। इस वाले केस में क्या, हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, तो वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड कि भाई ये फ्री है या नहीं है, हमको नहीं पता है ना? सो इस बेसिस पे हमारा जो ओपिनियन होगा वो हम अकॉर्डिंग टू 705 के मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोस्तों चीज समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइनली अब हम आगे हैं कहाँ पे? हमारा जो थर्ड पार्ट था, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को कैसे बनाना है। सबसे पहली बात है कि ऑडिटर की रिपोर्ट जो होगी वो राइटिंग में होगी, है ना? अच्छा, राइटिंग वाली बात अगर करेंगे तो हार्ड कॉपी भी इंक्लूडेड है एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी इंक्लूडेड है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे 700 जो कहता है, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग्स व्हिच आर इंटेंडेड टू असिस्ट इन द मेकिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, है ना, that refer to audits that have been conducted in accordance with ऐसे is more recognizable। तो कुछ सेक्शंस हैं इसके, उन सेक्शन को इसमें कवर करना होना चाहिए। तो नीचे अगर देखेंगे तो एक टेबल है, आई विल क्विकली स्क्रॉल थ्रू एंड हम इस वाले टॉपिक को वहां से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, ये आपके टॉपिक्स हैं, आप सेक्शन 4 पे आ जाइएगा 11.14 पे, और आपको ये
यहाँ पे मिलेंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक लेआउट यूज करना है या वर्डिंग यूज करनी है ना। Auditor's report shall refer to the standards on auditing only if the auditor's report includes at a minimum each of the following element। तभी इसको हम कह सकते हैं कि हमारा बाय लॉ या कंप्लाइंस के हिसाब से। सबसे पहले क्या होगा, एक टाइटल होगा उसका रिपोर्ट का। अच्छा, एन एड्रेस ही होगा, है ना। सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट जो है उसको हिसाब से इसको किसको हम वो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ओपिनियन सेक्शन होगा, कंटेनिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, है ना, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो कैसे है, मॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड है, एंड रेफरेंस टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हुए हैं कंपनी ने, उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चलिए, तो ये तीन चीजें क्लियर है। टाइटल होगा, किसको वो रिपोर्ट एड्रेस कर रहे हैं वो होगा, एक ओपिनियन सेक्शन होगा जिसमें हम कहेंगे कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या है, एंड देन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या यूज किया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय है। तो ये तीन चीजें हमारी हो गई। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन ऑडिटेड, तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफिकेशन दे देंगे हम, जो भी एफएस हमने रिव्यूज किए। अच्छा, स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑडिट, है ना। बाकी के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा 141 में कुछ इंडिपेंडेंस के लिए दिया हुआ है क्राइटेरिया कि वहां पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। आप उसको क्रॉस रेफर कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, स्टेटमेंट शेल रेफर टू द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI। दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या आप कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर भी कोई वीडियो चाहते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर भी लेकर आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेक्शन होगा that address and is not consistent with the reporting requirement relating to going concern as per SA 570। अगर लगता है जहां पे भी एप्लीकेबल है, राइट, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो गोइंग कंसर्न के हिसाब से अगर नहीं है तो वो हमें क्लेरिफाई करके उस सेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। किसी किसी जगह पे जहां पे एप्लीकेबल है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, है ना, या एडवर्स ओपिनियन, ये हमने अभी ऊपर बात किया था। अगर आप देखेंगे तो डिटेल में हम नीचे सब्सिक्वेंट सेक्शन में कवर करेंगे इस बात को। एंड इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एज पर 570। ठीक है, तो ये दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स में फिगर आउट होंगे जहां पे ये एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, एक और थर्ड वाला ऑप्शन इसी का है, वेयर एप्लीकेबल क्लॉज ही है ना। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द SA 701 इंक्लूड करना है ना। The audit that is prescribed by law or regulation and that addresses, क्या एड्रेस करेगा, is not consistent with the reporting requirement in that essay। तो उस वाले सेक्शन को भी यहाँ पे हमें कवर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, का डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उसको यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा। और wherever it is not inconsistent with the requirement is contained in 700। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड द लॉ, है ना, एंड a description of the auditor's responsibility for an audit of the financial statement that addresses and is not inconsistent with the requirement as contained in this SA 700। ऑडिटर का सिग्नेचर चाहिए भाई, ठीक है, प्लेस ऑफ सिग्नेचर चाहिए और डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट चाहिए। तो ये मोटे मोटे हमने कुछ एलिमेंट्स या सेक्शंस हैं जो ऑडिटर की रिपोर्ट में चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, क्विकली स्किप थ्रू सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दीज एक्टिविटीज। चलिए, तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले टाइटल आएगा। टाइटल clearly indicate that it is the report of an independent auditor, तो उसको ऐसे कह सकते हैं independent auditor's report, है ना। and this will help to distinguish from the report issued by the others। चलिए, auditor's report shall be addressed, है ना, circumstances of the engagement, law, regulation or the terms of the engagement may specify to whom the auditor's report is to be addressed। तो आप उसको normally address करेंगे, है ना। अच्छा, ऑडिटर्स रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं, नॉर्मली फॉर हुम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड,
है ना. ईदर टू शेयर होल्डर आर दोज चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी whose financial statement are getting audited. ठीक है. ऑडिटर का ओपिनियन क्या कह सकता है, इसके बारे में डिटेल में नीचे बात करेंगे. बट द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो हैव द हेडिंग कॉल्ड ओपिनियन, है ना. इसमें क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, मोटा मोटी हमारे ये 5 पैरामीटर्स हैं. इसमें अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड. किस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका नाम आइडेंटिफिकेशन में आना चाहिए, है ना. स्टेट द एफएस विच हैव बीन ऑडिटेड, उसकी डिटेल आ जाएगी. टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा. एंड रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज and date of our period covered by each financial statement comprising the financial statement. ये क्या करना चाह रहा है, ये ट्रेसेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है, राइट. यहाँ पे कीवर्ड है ट्रेसेबिलिटी. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. When the auditor expresses an unmodified opinion, that means कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है and it is giving a true and fair view, तो उस केस में it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation are subject to, क्योंकि ये क्वालिफायर हो जाते हैं. These suggest a conditional opinion or weakening or modification of opinion. तो इस सिचुएशन में हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि हम ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो अवॉइड करें. When it is unmodified opinion, it should give a direct strengthened opinion about it. एक बात हमने किया था बेसिस फॉर ओपिनियन का, नीचे जो सेक्शन 4 देख रहे थे उस समय पे. तो इस बेसिस फॉर ओपिनियन में हमें क्या करना है, इसमें हमें इंक्लूड करना है द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एसएस व्हिच इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. अच्छा, इट रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है अंडर द एसए. एंड एक स्टेटमेंट होना चाहिए दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, हमने नीचे भी बात किया हुआ था. एंड fulfills other ethical responsibilities in accordance with the requirements. ठीक है जी. चलिए, state whether the auditor believes that the audit evidence of the auditor has obtained is sufficient. नंबर एक चीज, हमारा पहला बेसिस क्या था जो हमने ऊपर बात किया था ओपिनियन फॉर्म करने के लिए. इफ यू रेफर ओवर हियर कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है या नहीं है, राइट. सो विच विल बी ए very important piece whether it will be unmodified or a modified opinion. So वहां से हम उसको लिंक करके आ सकते हैं. And that provides a basis for the auditor's opinion. So ये हमने बात किया. And basis for opinion में ये चीजें कवर होना चाहिए आपकी. Going concern in accordance with the ASA 570 के बेसिस पे हमको रिपोर्ट करना है उसको, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है जी. बहुत बढ़िया. चलिए, वी आर प्रोग्रेसिंग वेल एंड वी आर ऑन ट्रैक. सो लेट्स कंटिन्यू दिस. आई वुड लाइक टू conclude this topic in a very short time so that it emphasizes only on the right pieces and we are able to spend the right time of the review on this particular topic. चलिए, key audit matters क्या हो सकते हैं. complete set of general purpose financial statement of listed entities. Auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report. इसे कौन सा रहेगा, ऐसे 701 रहेगा, है ना. जब भी हमें रिपोर्ट करना होगा ऐसे, तो लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो हमें ऐसे 701 के हिसाब से इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. लॉ और रेगुलेशन माइट रिक्वायर इट टू बी रिपोर्टेड फॉर एंटिटीज अदर देन द लिस्टेड एंटिटीज एज वेल. ठीक है. अच्छा, auditor may also decide to communicate key audit matter for other entities including those that may be of significant public interest, है ना, because they have a large number wide range of stakeholders and considering the nature and size of the business. तो उसको भी 701 के अकॉर्डिंग में हमको की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग करनी होती है. नीचे वाले सेक्शन में मैं आपको एक रिपोर्ट का टेम्पलेट भी दिखा दूंगा जो आपको एक इंसाइट दे देगा, दो माइट नॉट बी रिलेवेंट बट आपको ये फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा जब भी आप एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन पे आते हैं दोस्तों. इसमें बात कर रहा है कि द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद अ हेडिंग. यहाँ पे स्पेसिफिक हेडिंग दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो हमें इंश्योर करना है कि ये रिपोर्ट का टॉपिक जो है
वहां पे आ जाए। इसका ऐसे 200 एप्लीकेबल है यहाँ पे, which explains the premise relating to the responsibility of management and where appropriate those charged with the governance, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। On which an audit is accordance with the essay is conducted, ठीक है। तो भाई ये जो लोग हैं या तो मैनेजमेंट या जिसको जिम्मेदारी दी गई है, they have to accept the responsibility for the preparation of the FS, है ना। अच्छा, they have to also accept the responsibility for internal control as it determined as necessary to enable the preparation of financial statement. किस लिए? So that they are free from the material misstatement due to the fraud or error, right? So ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इंटरनल कंट्रोल ऐसे इस्टेब्लिश करें कि जो डेटा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है वो अप्रोप्रिएटली आ रहा है और उसमें कहीं भी कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। चलिए, इसमें प्रिपरेशन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए और इंटरनल कंट्रोल को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, ये दो मेजर पोर्शंस है। अच्छा, एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न भी हमको असेस करना है ना। और गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, इसको डिस्क्लोज करना की जरूरत नहीं जब तक कि स्पेसिफिकली कॉल आउट नहीं किया जाए। अच्छा, auditor cannot conclude that management has provided with all relevant information agreed in terms of the audit engagement agreement, है ना, without confirming with management whether such information has been provided। हमको क्या पता, जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि आपका पूरा स्कोप आपको मिल गया है या नहीं मिल गया है, तो यू हैव टू रिलाई ऑन द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एंड फर्निश ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उनसे कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। Periods covered by the letter, है ना, the auditor to obtain representation for all financial statement and periods referred to in our auditor's report. Auditor would obtain a specific representation if a restatement is made to correct a material misstatement in the prior period financial statement, ठीक है, that affects the comparative information in the financial statement। तो आपको वो एक रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट लेना होगा, ठीक है। ऐसे 210 क्या कहता है, इट रिक्वायर्स दैट ऑडिटर टू एग्री मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ द रिटन एग्रीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे तो बात हो गई कि जो जिम्मेदार हैं मैनेजमेंट हैं या जो पीपल चार्ज में, यहाँ पे ओवरसाइट को भी कवर किया है, ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, राइट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस when those responsible for such oversight are different from management in this case, है ना, the heading of this section will also refer to those charged with the governance। so governance में कौन आ जाएगा, हो सकता है कि एक सेपरेट ग्रुप हो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर ओवरसाइट रखता हो, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सेक्शन एक इंक्लूड करना पड़ेगा। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, यही हेडिंग हो जाएगी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव हमारे दो जो हमने पहले कहा था, सबसे पहली बात है कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, है ना। किस लिए, कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे आर होल आर फ्री फ्रॉम द मिस स्टेटमेंट एज ए होल, राइट, एंड वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये हमको रीजनेबल एश्योरेंस सबसे पहले चाहिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है हमको, दूसरा काम करना है हमें एक ऑडिटर की रिपोर्ट इश्यू करनी है, किसके साथ, ऑडिटर के ओपिनियन के साथ, राइट। सो ये हमारा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि नंबर 1 ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस, नंबर 2 इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट अलोंग विद इट्स ओपिनियन, राइट, ठीक है जी। रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इज नॉट ए गारंटी। यहाँ पे देखने वाली बात है कि गारंटी नहीं है भाई, that an audit conducted in accordance with SA will always detect a material statement when it exists। क्यों, कई सारे होते हैं, NTE की बात कर सकते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, राइट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कई सारी पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि भाई जो
ऑडिट है वो डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। अच्छा, मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम द फ्रॉड और एरर, है ना। अच्छा, डिस्क्राइब दैट दे आर कंसीडर्ड मटेरियल if individually or in the aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of these financial statements. अच्छा, provide a definition or description of the materiality in accordance with the applicable financial reporting framework को consider करते हुए हमें मिस स्टेटमेंट की डिटेल्स यहाँ पे देनी हो। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल आल्सो इंक्लूड, कि भाई जो ऑडिट है वो ऐसे के अकॉर्डिंग किया है, हमने पूरा प्रोफेशनल जजमेंट रख के ऑडिट किया है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखा हुआ है थ्रू आउट द ऑडिट, है ना। यहाँ पे वो बात करने की कोशिश कर रहा है कि आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू द फ्रॉड और एरर। अच्छा, to design and perform audit procedure responsible to do those risks and to obtain audit evidence that is sufficient। यहाँ पे फोकस कहाँ पे है, obtain audit evidences, right। सिर्फ एविडेंस कलेक्ट कर लेना काफी है नहीं, उसको सफिशिएंसी में कलेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो एप्रोप्रिएट है क्या, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। रिस्क क्या हो सकती है, रिस्क ये हो सकती है कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाए मटेरियल स्टेटमेंट को, है ना, फ्रॉड अगर है तो, और एरर है तो उसकी रिस्क कम है भाई की है तो ठीक है। फ्रॉड जो है, दो चीजें हो रही है, कहीं पे अगर फ्रॉड के थ्रू मिस स्टेटमेंट है और एरर के थ्रू मिस स्टेटमेंट है, तो फोकस कहाँ रहेगा, फोकस रहेगा हमारा फ्रॉड के ऊपर। क्यों, क्योंकि फ्रॉड जो है सीरियस टाइप का एरर है, ये तो ठीक है सीरियस टाइप का इशू है। एरर तो क्या है कि हो सकता है गलती से हो गई हो, मगर फ्रॉड जो है ये अकेले में नहीं हो सकता है, कोलिजन हो सकता है इसमें, फोर्जरी इन्वॉल्व होती है, इंटेंशनल ओमिशन हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और ओवरराइड ऑफ द इंटरनल कंट्रोल हो सकता है। तो इस केस में इसका डिटेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए फ्रॉड को हम बड़ा ही सीरियसली डील करेंगे, और हो सकता है फर्दर एविडेंस गैदरिंग करेंगे जहां पे भी ऐसा हमें सिम्टम दिखता है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे जो भी रिलेवेंट टू द ऑडिट इन ऑर्डर टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई नेचर क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसके बेसिस पे हम करेंगे, है ना। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो यूज किया है उसको एवोल्यूट करेंगे, रीजनेबलनेस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखेंगे, और जो रिलेटेड डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिए हैं उनकी रीजनेबलनेस को और उनके बायस को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऑन appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained। भाई दोनों में ऐसा मिसमैच तो नहीं है कि भाई जो है कि रिकॉर्ड तो गोइंग कंसर्न पे है मगर मैनेजमेंट जो है बाइंड अप करने के मूड में घूम रहा है, तो उस तरीके की सिचुएशन होती है तो ऑडिट में हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, किससे बात करेंगे, हम बात करेंगे जो चार्ज विद गवर्नेंस है ना, स्कोप के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग के ऊपर, कोई डिफिशिएंसीज मिल गई है हमें, है ना, इंटरनल कंट्रोल में, तो ये हम सारी चर्चा उन लोगों के साथ करते रहेंगे, मैनेजमेंट और जो पीपल हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। अच्छा, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज क्या करेंगे, ऑडिटर प्रोवाइड दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद a statement that the auditor has complied with relevant ethical requirement regarding independence and communicate with them all relationship and other matters that may reasonably be thought to bear on the auditor's independence and where applicable related safeguards। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, right? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिलती है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस है और रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए, तो ये लिखित में एक बताना पड़ेगा भाई उनको। चलिए, यहाँ पे लिस्टेड एंटिटीज की बात कर रहा है फिर से, और वो कह रहा है कि ऑडिट मैटर्स जो हैं दे आर कम्युनिकेटेड किसके थ्रू, एसए 701 के बेसिस पे, है ना। किसको कम्युनिकेट करेंगे, टू पीपल हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस, राइट।
इसकी बात कर लेंगे। तो ये बात करते हैं, लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ पे ये रिकॉर्ड करना है हमको, है ना, विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट वहां होना चाहिए, विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना, या स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच ए description on a website of an appropriate authority where law, regulation or rational auditing standard expressly permit the auditor to do so। ये 3 जगह से हम जो है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना, यहाँ पे ये वाला एक सेक्शन इंक्लूड करेंगे, तो उसको भी हमें यहाँ पे हेडिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करके डिस्क्लोज करना होगा। ये इसका स्पेसिफिक टाइटल रहेगा। ठीक है जी, चलिए, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, है ना, ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल बी साइन, रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर दैट इज द एंगेजमेंट पार्टनर, किसमें, पर्सनल नेम में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो आप देखिए इसको, जहाँ पे एक फर्म को अपॉइंट किया गया एज ऑडिटर, है ना, तो रिपोर्ट किसको साइन करनी है, इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर एंड द नेम ऑफ द ऑडिट फॉर्म, दोनों चाहिए वहां पे। पार्टनर प्रोप्राइटर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट आल्सो नीड्स टू मेंशन द मेंबरशिप नंबर, क्या मेंशन करेगा यहाँ पे, मेंबरशिप नंबर मेंशन करेगा। ठीक है, एंड किसने साइन किया होगा, आईसीआई ने, जो मेंबरशिप नंबर दिया होगा उसको करेगा। अच्छा, फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, है ना, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऑल गुड। नेक्स्ट है ऑडिटर का एड्रेस, नेम, स्पेसिफिक लोकेशन विच इज ऑर्डिनरी द सिटी वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, और डेट हो जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट का, है, shall be dated no earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base the auditor's opinion on the financial statement, including evidence that सारे statement that comprise the financial statement including the related notes have been prepared and those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statements। तो अपन उसको साइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो ऐसे 560 में एड्रेस किए गए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डील करेंगे। ये सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, और इन्हीं का सारा डिटेल हमने ऊपर जाके दोबारा रेफर किया था। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि एक ऑडिट रिपोर्ट का सिंपल है, ये वाला केस स्टडी आप ऑफलाइन रिव्यू कीजिए। इसमें बताया गया है कि भाई ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं और सर्कमस्टेंस के बेसिस पर रिपोर्ट कैसे इशू की गई है, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये किसको करना है, ये सबसे पहले टाइटल एड किया था, एड्रेसी का डिटेल आ गया है, ये रिपोर्ट आ गया था, यहाँ पे ओपिनियन की बात किया था, राइट। बेसिस फॉर ओपिनियन क्या है वो यहाँ पे कॉल आउट किया हुआ है कि ऑडिट मेटर्स को क्या डिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं ना, इन अकॉर्डेंस विद द AS 701। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लेके, राइट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट क्या है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे कॉल आउट किए हुए हैं। ठीक है, अदर मैटर्स कुछ अगर है तो वो यहाँ पे कॉल आउट किए हुए हैं, है ना। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला टॉपिक हमने बात किया था, राइट, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है और उसके बारे में बात किया। हमने बात किया था क्या, अगर फर्म है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, नेम ऑफ द मेंबर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, उसका डेजिग्नेशन, उसका मेंबरशिप नंबर, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर, टिपिकली द सिटी वेयर दिस रिपोर्ट इज गेटिंग साइन एंड द डेट जो हमने ऊपर बात किया था। ठीक है, अगर फर्म होगी तो ये डिटेल्ड आएगी, फर्म का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं फर्म है, इंडिविजुअल है तो ये डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे अगले सेक्शन पे चलते हैं जहां पे बात करें मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने बात किया ऐसे 700 का कहता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस, राइट। ये दो चीजें हम बात कर रहे हैं। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें क्या आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। वन, मॉडिफाइड रिपोर्ट हो सकती है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट हो सकती है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में हमें इशू नहीं है,
मगर अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो हमें देखना होगा कि एम्फेसिस ऑफ द मैटर क्या है, अदर मैटर्स क्या है, और मॉडिफाइड रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, एडवर्स ओपिनियन क्या है और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। किस किस सिचुएशन में आपको अपना जो है ओपिनियन मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है? दो चीजों में। जब अभी ऊपर बात किया था हमने, इफ यू रिकॉल इट राइट, क्या बात किया था कि हमने कंक्लूड कर लिया है कि भाई जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो हम हमारा जो है मॉडिफाई कर लेंगे। दूसरा क्या हो गया, हमें सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिले भाई कि हम डिसाइड करें कि ये फ्री है या नहीं है, तो इन दोनों केसेस में हमको हमारा ओपिनियन जो है मॉडिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन, है ना। 705 जो कहता है, ये ऐसे का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं और कोट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, हमें एक्सप्रेस करना है क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन, है ना। कब करना होगा, ये सेम दो चीजें जो अभी ऊपर हमने बात की, जब हमारे पास टोटल एविडेंस है कि भाई ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, और या लेक ऑफ द एविडेंसेस है सफिशिएंसी का, कि हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इसमें इशू है या नहीं है, तो उन केसेस में भी हम यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं। चलिए, मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप के हो सकते हैं, ऊपर बात किया था, क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, एडवर्स ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बात कर रहा है वो, ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन बोल सकते हैं। एडवर्स ओपिनियन क्या है भाई, कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और विच आर कंक्लूडिंग दैट मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली आर इन द एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। क्वालिफाइड में क्या है, मटेरियल तो है मगर परवेसिव नहीं है, और यहाँ पे क्या है, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, ठीक है। और डिस्क्लेमर क्या देंगे, जब हमें पता लग रहा है कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, और हमको लग रहा है कि भाई दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो ऊपर अगर जाएंगे तो ये वाला हमने बात किया था राइट, दो ऑप्शंस लेके आए थे, इसमें तो कंक्लूड कर लिया है। तो पहला वाला जो सेक्शंस है इसके दो पार्ट है, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, जहां पे एविडेंसेस है और मटेरियल भी है और मटेरियल है सिर्फ, परवेसिव नहीं है, तो उसको क्वालिफाइड बोल देंगे, और जहां पे मटेरियल भी है और परवेसिव भी है उसको हम बोल देंगे एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, और जो सेकंड वाला क्लॉज है उसको हम बोल देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है, कि भाई हमारे पास सफिशिएंसी नहीं है एंड हम पॉसिबल इफेक्ट्स पे कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वही चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, एंड दिस इज, मैंने वही ऊपर टेबल से पढ़ा दिया आपको वो। अच्छा, किस टाइप के ओपिनियन अप्रोप्रिएट है ना, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, है ना। मटेरियल मिसस्टेटेड है या नहीं है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में भी मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर का जजमेंट है किसके बेसिस में, अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, किस बेसिस नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, यहाँ पे परवेसिवनेस को लेके हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जो हमने ऊपर बात किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटेड है, मटेरियल है परवेसिव बट नॉट, सो इसको हम क्वालिफाइड ओपिनियन बोल देंगे। मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है तो एडवर्स ओपिनियन बोल देंगे। सफिशिएंट इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस है, मगर मटेरियल परवेसिव बट नॉट, है ना, तो क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाएगा, और मटेरियल एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। तो ये टेबल का आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये एक टेबल को आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सेल थ्रू इट। चलिए, बेसिस फॉर ओपिनियन की बात कर लेते हैं। व्हेन द ऑडिटर मॉडिफाइज द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल इन एडिशन टू द स्पेसिफिक एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय एसए 700, है ना, एसए 700 के बेसिस पे जो ऊपर हमने बेसिस फॉर रिवीजन की बात, बेसिस फॉर ओपिनियन की बात की थी,
तो उसको अमेंड करेगा। क्या अमेंड करेगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कौन सा? चलिए अभी दिखा देते हैं आपको। यस, ये ऑडिट रिपोर्ट ध्यान आया आपको, जो सिंपल मैंने बताया था? ठीक है, यहाँ पे बेसिस फॉर ओपिनियन था। इस वाले क्या हेडिंग को चेंज करने की बात कर रहा है वो, है ना? क्या हेडिंग हो जाएगी उसकी? बेस्ड ऑन द नेचर, जिस भी टाइप का ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, राइट? तो वही उसको आगे सफिक्स कर देंगे। देखिए अब जरा क्या कहना चाह रहा है ये। नीचे है बेसिस फॉर ओपिनियन जो था उसको क्या कर देंगे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन कर देंगे, या एडवर्स ओपिनियन कर देंगे, या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर देंगे। ठीक है, ये वाले ये हेडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे रिपोर्ट में जब भी आप क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, एडवर्स रिपोर्ट देंगे, या डिस्क्लेमर के साथ रिपोर्ट देंगे, तो आपको वो वाले सेक्शन का ओपिनियन का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए ईओएम और ओम की बात कर लेते हैं, है ना? ईओएम क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, और ओम क्या है? अदर मैटर्स पैराग्राफ है। ऊपर हमने रिपोर्ट में बात किया था, राइट? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमारा मेन एम क्या है? हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है? यूजर्स का अटेंशन लेके आना है। कहां पे? ऑडिटर्स जजमेंट में, बाय वे ऑफ क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशन। कि हम चाहते हैं कि भाई पूरा कहानी तो किया है, मगर हमारा मेन मुद्दा क्या है, राइट? मुद्दे की बात, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये ईओएम और ओएम की डेफिनेशन डाली हुई है। देखिए इसको पढ़ते हैं क्या कहता है। अगर आप देखेंगे तो ए पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू अ मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड आर डिस्क्लोज्ड in the financial statement that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statement, तो वो emphasis of matter पैराग्राफ कहलाएगा। ठीक है, और matter other than those presented are disclosed in the FS, है ना? that the auditor's judgment is relevant to users understanding of the audit, the auditor's responsibility और the auditor's report, उसको OM में इंक्लूड करेगा। जहां पे FS को समझने के लिए लगेगा वो हम emphasis of matter में डालेंगे, वो जहां पे बाकी चीजों को लेके, है ना, अदर देन दोज प्रेजेंटेड जो एफएस में है, जैसे कि रिलेवेंट होना चाहिए यूजर्स को फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या ऑडिटर की रिपोर्ट को समझने के लिए उसको हम ओएम में कवर कर सकते हैं। वेरी गुड। सो वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। देखिए आप एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, है ना, ड्राइंग द अटेंशन एंड separate sections and other matter paragraph and separate section। तो कई बार पैराग्राफ ऐड करेंगे और कई बार सेक्शन से ऐड करेंगे। ठीक है, तो कब पैराग्राफ का ऐड करेंगे और कब सेपरेट सेक्शन ऐड करेंगे? चलिए, नेसेसरी है कि जब इस तरह का अटेंशन ड्रॉ करना है ना, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड करेंगे कि भाई जो है ऑडिटर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद द एसए 705। ठीक है, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर इंक्लूड कर देंगे पैराग्राफ का। अच्छा, और की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो भी हम पैराग्राफ से काम चला लेंगे। मगर कब हमें सेपरेट सेक्शन डालना पड़ेगा, है ना? जब when the auditor includes an emphasis of matter paragraph in the auditor's report, the auditor shall include the paragraph within a separate section of the auditor's report with an appropriate heading that include the term emphasis of matter। EOM की बात कर रहा है ना? And clear reference add करेगा matter being emphasized and to where relevant disclosure that fully describe the matter can be found in the financial statement। EOM कहाँ किससे रिलेटेड है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट है, राइट? अभी ऊपर बात किया था हमने। अच्छा, और उसमें क्या कह रहा है? ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट टू द मैटर एम्फेसिस, राइट? अगर हो जाता है इम्पैक्टेड तो क्या होगा फिर? वो कहाँ चला जाएगा? कि ऑडिट मैटर में चला जाएगा। ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन में चला जाएगा।
अच्छा, अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट सेम चीज है, दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, ऐसा कुछ डिस्क्लोज करना। कई बार रिपोर्टिंग में एक्स्ट्रा सेक्शंस इंक्लूड करना नहीं करना जो है वो डिपेंड कर जाता है लॉ एंड रेगुलेशन पर। अगर वो प्रोहिबिट नहीं करता है तो इंक्लूड कर सकते हैं, और की ऑडिट मैटर डिटरमाइन नहीं होना चाहिए तो ही आप इसको अदर मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। और जब भी इस तरह का पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे तो उसको किस हेडिंग में करेंगे, अदर मैटर की हेडिंग में करेंगे, या अदर एप्रोप्रिएट हेडिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, हमने ऑडिट के ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है वो पढ़ लिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली, है ना, हमने डिफरेंट ईओएम और ओएम के पैराग्राफ पढ़ लिए। अब जो है माल आ चुका है, ऑडिट की रिपोर्ट जो है कम्युनिकेट करना है हमें। क्या, की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर्स क्या है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ईओएम एंड ओएम। ये तीन चीजें हो गई। आप देखिए, आप केएम है which talks about your key audit matter, EOM है which talks about your emphasis of matter, and finally the OM which is a other matter। so ये तीनों चीजों के बारे में बात कर रहा है। देखिए चलिए, डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर क्या कह रहा है, those matter that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statement of the current period, है ना। कि ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस चार्ज विद द गवर्नेंस, उनको बताया हुआ है, वहां से सेलेक्ट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, क्यों करना चाहिए हमको, राइट, व्हाई वी वांट टू डू दैट। सो ऐसे 701 ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक हो जाएगा। और पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज टू एनहांस द communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed। सो नंबर एक तो कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे। इट गिव्स अ स्पेसिफिक सेक्शन वेयर यूजर्स कैन नेविगेट एंड रीड अबाउट इट, है ना। अच्छा, communicating key audit matter may also assist intended users in understanding the entity and areas of significant management judgment in the audited financial statement। ये जो है इसका की पर्पस सर्व करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपको याद रखने में तकलीफ आती है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक या मेमोरी टेक्निक जो है आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप ये सारे एसेज जो हैं बड़ी ही आसानी से याद रख पाएंगे, और उनको आप अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर एंड हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेट दोज मैटर्स बाय डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, है ना। तो ये तीन चीजें हमने बात कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक नया चीज ऐड हुआ है कि की ऑडिट मैटर्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे, है ना। तो जब ये डिटर्मिनेशन हम कर रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, तीन मोटी मोटी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, नंबर एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरियाज ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियलिस्टिक स्टेटमेंट, है ना, या सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे 315, ठीक है। जैसे फ्रॉड की बात की थी हमने, है ना, अगर कोई फ्रॉड वाला जगह लग रहा है, या अदर एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट इश्यूज नोटिफाइड हो रहे हैं, राइट, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट बायस, या आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली ठीक से नहीं लिखे गए हैं, कोई सीरियस अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह ब्रीच कर दिया गया है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाता है, कोई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गया है एंड विच हैज बीन नॉट अकाउंटेड अप्रोप्रिएटली। तो वो सारे जो हाई रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं उसके बेसिस को आप की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। Significant auditor judgment relating to areas in the financial statement that involve significant management judgment, जो मैंने अभी बात किया आपको, है ना। एस्टिमेट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं लिए गए हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है उन एस्टिमेट्स में, राइट। सो उन वाले सिचुएशन को भी आप कॉल आउट कर सकते हैं आपके बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है।
इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे कि मर्जर एक्विजिशन हो गया, राइट, तो उसका ओवरऑल ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कोई नया पॉलिसी चेंज कर लिया मिड ऑफ द ईयर में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कोई एसेट सेल कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसका इम्पैक्ट आपको ऑडिट में क्या तकलीफ आई या एनी एरिया की ऑडिट मैटर विच यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू द स्टेक होल्डर्स, राइट। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर देंगे, है ना। सब हेडिंग क्या रहेगा, सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर में, ठीक है। ईच की ऑडिट मैटर को सब हेडिंग बना के की ऑडिट मैटर के अंदर हम एड्रेस कर देंगे। ये हमने बात कर ही लिया है कि भाई इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन क्या कहेगा, ये स्पेसिफिक वर्बियस दिया हुआ है कि की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड and these matters were addressed in the context of the audit of the FS as a whole in the forming of the auditor's opinion thereon and the auditor does not provide a separate opinion on those matters। तो ये जो है स्पेसिफिक वर्बिएज आपको दे दिया गया है जो सेक्शन में आपको इंक्लूड करना है। इसके बाद में सब हेडिंग बनाएंगे और ईच ऑडिट मैटर को डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है। की ऑडिट मैटर जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसके लिए, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, in the context of auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई डिस्क्लोजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, और जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को चाहिए वहां तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अगर हमको चाहिए तो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है हमको, यही कहना चाह रहा है ये यहाँ पे। और केएम भले ही है, ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर भले ही केएम में हो रहा है, मगर ऑडिटर के भरोसे हमें जिंदगी नहीं चलानी है और हमें अपना काम खुद संभालना है, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए विद डिस्क्लोजर्स। चलिए, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग ए मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट विद एसए 705, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, दिस not a substitute for reporting in accordance with the 570. The material uncertainty exists relating to events or condition that may cast significant doubt on entities ability to continue as a going concern। तो उस केस में भी आप खाली KM में लिख के काम नहीं चला लेंगे, आपको 570 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल मैटर्स हैं उसके ऊपर आपको अपना सेपरेट ओपिनियन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कह चुके हैं कि आप इसमें सेपरेट ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे, है ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, right, provide a separate opinion on these matters। so KM में separate opinion देंगे, मतलब जैसे इंडिविजुअल आइटम्स पे आपको सेपरेट ओपिनियन देना है, उसका सब्स्टिट्यूट ये नहीं है, तो आपको उनको सेपरेटली कवर करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग विच इज 710 क्या है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, कंपैरेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है ना, तो दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी अप्रोचेस है, टू डिफरेंट ब्रॉड अप्रोचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन व्हिच इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। टिपिकली जो कंपैरिजन करने हैं वो लॉ रेगुलेशन बता देता है, मगर एंगेजमेंट के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं, एंगेजमेंट बेसिस पे भी उसको कर सकते हैं। की डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या करेगा, ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू द करंट पीरियड ओनली, है ना, फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर्स। अच्छा, फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, ये सेम करंट पीरियड के लिए कंपेयर करेगा और ये बिटवीन द पीरियड्स करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन आर मोर प्रायर पीरियड्स, है ना, जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जांपल दीजिए इसका, एक बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर आ जाता है, तो आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को ऑडिट प्रोसीजर क्या है,
भाई हमको इवैल्यूएट करना है, क्या करना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड द अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड, और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन द करंट पीरियड। ठीक है, और अगर कहीं पे चेंज है तो those have been properly accounted for and adequately presented and disclosed। so ये हमें ध्यान रखना होगा और इसके बेसिस पे हम अपना काम कर पाएंगे। चलिए ऑडिट रिपोर्टिंग कैसे करेंगे इसकी। ऑडिट रिपोर्टिंग में ये आप देखिए, जब भी करस्पॉन्डिंग फिगर्स को प्रेजेंट किया हुआ है तो ऑडिट ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जब भी आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड दे रहे हैं एज प्रीवियसली इशूड इंक्लूडेड क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड एंडोर्स ओपिनियन, या मैटर व्हिच गिव राइज टू द मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व्ड, है ना। ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, रेफर टू बोथ द करंट पीरियड्स फिगर एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन का ओपिनियन आप मॉडिफाई कर रहे हैं। बाकी के केसेस में क्या करेंगे, एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑन द कंपैरेटिबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड्स फिगर इन द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ठीक है, अच्छा हमको पता लग गया है कि भाई जो है ऑडिट डिविडेंड्स मिल चुके हैं कि एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच एन अनमोडिफाइड ओपिनियन हैज बीन प्रीवियसली इशूड। ये तो बड़ी गड़बड़ हो चुकी है भाई कि पहले जो है तकलीफ हो चुका था और उसको अनमोडिफाइड ओपिनियन भी चला गया है हमारा। तो अब क्या करेंगे, तो हम वेरीफाई करेंगे कि जो मिस स्टेटमेंट हैज बीन डेल्ट विद एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना। पुराने अगर जो करेक्शंस करने हैं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बात करता है उसके बारे में, और अगर डील कर लिया है या नहीं किया है, तो ये नहीं किया है तो क्या करेंगे, then we will do a qualified opinion or an adverse opinion in the auditor's report on the current period। ठीक है, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड है तो if the prior period financial statement were not audited तो हम क्या करेंगे, अदर मैटर में डालेंगे उसको, है ना, that the corresponding figures are unaudited। अच्छा ऐसा स्टेटमेंट डाल के हम बच जाएंगे क्या, नहीं भाई, इसको दिस विल नॉट हैव अस रिलीव्ड फ्रॉम द requirement to obtain sufficient appropriate audit evidences that the opening balances do not contain misstatement। अभी ओपनिंग बैलेंसेस तो करस्पॉन्डिंग फिगर से ही आएगा ना, वहां पे तो वो तो ऑडिटेड नहीं है तो हो सकता है गड़बड़ आ जाए उसमें, तो वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट नहीं है उस ओपनिंग बैलेंस के अंदर। और अगर वहां उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस गड़बड़ आ गया, राइट, कम ज्यादा लिखा हुआ आ गया तो करंट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस पे इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह का जब भी क्वालिफाइड आ रहा है डेटा प्रायर पीरियड का तो कमेंट तो डालो अदर मैटर पैराग्राफ में, मगर आपको प्रोफेशनल एक इसके ध्यान रखते हुए उसको इंप्लीमेंट करना होगा। चलिए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो फिगर्स की बात हो गई, अब ये स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है कंपैरेटिव की, है ना। तो इसमें क्या पड़ेगा, इसमें कहेगा कि भाई जो है ऑडिटर का ओपिनियन टू रेफर ईच पीरियड व्हेन कंपैरेटिव एफएस आर प्रेजेंटेड, ऑडिटर ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड, दोनों के बारे में बात करेगा, है ना, एंड ऑन व्हिच एन ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, when reporting on prior period financial statement in connection with the current period's audit। अच्छा, ऑडिटर का ओपिनियन जो है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम द ओपिनियन ऑन द ऑडिटर्स प्रीवियसली एक्सप्रेस, द ऑडिटर शैल डिस्क्लोज द सब्सटेंटिव रीजन फॉर द डिफरेंट ओपिनियन इन द अदर मैटर पैराग्राफ। पिछले साल का हमने डिफरेंट दिया था, अभी अलग कर रहे हैं और अब फिर से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिकर नॉट अदर मैटर इज देयर, सो ऐसे 706 में उसको आप सब्सटेंटिव रीजंस के साथ उसको रिकॉर्ड कीजिए। तो भाई मोटा मोटा हम लोगों ने इस वाले चैप्टर को यहाँ पे खत्म किया है। तो क्या इसमें हमको समझ में आता है, तीन मोटी मोटी चीजें हैं कि भाई हमारा जो
ऑडिटर जो है क्या करेगा, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, है ना, उसकी कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ही विल फॉर्म एन ओपिनियन कि वो अनमोडिफाइड रहेगा या मॉडिफाइड रहेगा। मॉडिफाइड अगर होता है तो 3 तरह के हैं मॉडिफिकेशन, कौन कौन से, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, है ना। फिर हमने रिपोर्ट के बारे में बात किया, रिपोर्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स थे, बेसिस ऑफ ओपिनियन के बारे में बात किया, है ना, डिफरेंट एसेस के बारे में बात किया, 700, 701, 705, 706, राइट, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में बात किया, ईओएम एंड ओम के बारे में बात किया। अच्छा, तो फिर केएम के बारे में बात किया हमने 701 में, राइट, कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स। ब्रॉड अप्रोचेस के बारे में बात किया, करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया। सो ये सारी चीजें करते हुए अब हमने ये हमारा जो है चैप्टर खत्म किया है। दोस्तों वंस अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट कि ये जो है रिवीजन है, दिस इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर योर रेगुलर स्टडी। आपको ये एक इनपुट दे देगा, हम बड़े ही शॉर्ट में पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय बचे, आपको एक ब्रॉड आउटलाइंस मिल जाए, आपको एक डिफरेंट रिकॉल करने में, टॉपिक या सेक्शंस जो है वो रिकॉल करने में एक आपका फ्रेमवर्क बन जाए और आपका समय बचे। मोटा मोटी हो सकता है आप इसको इस फोकस में ना पढ़ पाए, तो ये हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे के बीच में आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल से हम रिवाइज करवा दें। अभी हम इसमें क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इन चैप्टर्स के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस या विद एग्जांपल इसमें और डिटेल में कवर करें तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट इंक्लूडिंग दोस आल्सो एज पार्ट ऑफ दिस सेशन। आपको किसी भी सेक्शन सब सेक्शंस के ऊपर अगर डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन चाहिए तो भी आप बताइएगा कमेंट के जरिए, एंड हम उस पर्टिकुलर सेक्शन के या पर्टिकुलर सब सेक्शंस को एलोबरेट करके उसके बेहतर एग्जाम्पल के साथ उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। समय की मर्यादा है दोस्तों, इसलिए इसमें ज़्यादा समय हम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं कि आपको एक क्विकली रिवाइज कराते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबा बना सकते हैं धीरे धीरे बात करते हुए, मगर मैं चाहता हूँ कि आपका ये पूरा चैप्टर जो है क्विकली रिवाइज हो जाए और आपका समय व्यर्थ ना हो, आपको क्विकली रिकॉल करते हुए चले जाए। तो यूटिलाइज कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो भी आपको ऐसे ही तुरंत मिलते चले जाए। वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी इसको यूटिलाइज करके अपनी स्टडीज में हेल्प कर पाए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन अनदर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।